अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब तहरीक अदम एतमाद लाकर वज़ीर आज़म को घर भेजना एक कानूनी और एक आइनी रास्ता है, तो फिर मुल्की सियासत में इतना भौचाल क्यों है? हीट इस हद तक बढ़ गई है कि रियासती अमलाक को देखा जा रहा है, ना ही पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी इवेंट्स का कोई ख्याल किया जा रहा है। अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमत भी बराबर के मुकाबले कर रही है। दोनों तरफ से अवामी ताकत दिखाने की जो तैयारियां हैं ये की जा चुकी हैं, जिसमें तशद्दुद के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर सवाल यह है कि रियासत कहाँ है? कल इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला करके गेट तोड़ा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये धमकी दे दी कि वो मुल्क में OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, जिसके लिए 48 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आना शुरू हो चुके हैं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। जितनी गर्मा गर्मी बिलावल भुट्टो ने दिखाई, इस पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि OIC के इजलास की जिम्मेदारी रियासत और पाक फौज की है। बिलावल भुट्टो के साथ खड़े कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ भी आज गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली में स्पीकर ने अगर डिले किया तो हम असम्बली के अंदर ही धरना देंगे। क्या कहा अपोजिशन लीडर ने, ये भी देख लीजिए। स्पीकर नेशनल असेंबली ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। फिर ये बात तो एक हकीकत है नाजरीन कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो चंद रोज़ पहले तक दावों में थे, 2 रोज़ पहले सिंध हाउस से मीडिया पर आए, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने वापसी की दावत और उम्मीद के साथ शोकॉज नोटिस भी भेज दिए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से मुनहरिफ अरकान का घेरा भी तंग किया जा रहा है, जिसे बज़ाहिर हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन वज़ीर आज़म का ये मानना है कि एहतजाज में तशद्दुद नहीं होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत में। अगर कोई आपके हल्के से आपसे वोट लेके आता है और पैसे लेके किसी और के साथ चला जाता है, आपका फर्ज है कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादम ना करें। अब अगर दोनों तरफ से अपने कारकुनान को ऐसे रोका नहीं गया तो खुदा न खास्ता पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ भी सकते हैं। इसी खदशे को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा से ये दरख्वास्त की है कि इस्लामाबाद में इन मार्चेस को रोका जाए, जिस पर अदालत ने तमाम सियासी जमातों के वकला को सोमवार वाले दिन बुलाया है। उधर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान इस सियासी मैच में कौन जीतेगा, इससे कतई नज़र माहिरीन का ये मानना है कि इस तनाव में जो मुल्की मईशत है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि गुज़श्ता चंद हफ्तों से सियासी अदम इस्तेहकाम से सियासी स्टॉक मार्केट से लेकर रुपए की कदर और अशियाए ज़रूरियात की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक बार फिर से माइनस इमरान खान की ऑप्शन सुनाई दे रही हैं, यानी तहरीक इंसाफ से किसी दूसरे को वज़ीर आज़म बनाकर, किसी और रहनुमा को वज़ीर आज़म बनाकर असम्बलियों की मुद्दत को पूरा किया जाए, जिस पर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा और हमें क्या कुछ इस पर जो है ना वो मुल्क को लूज़ करना पड़ेगा, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, क्या कॉन्फिडेंस है, बड़ी यकीन दहानियाँ आप करवाई जा रही हैं, क्या आप लोग नाराज़ जो आपके मुनहरिफ लोग हैं उनको ऐसी क्या यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं? आप लोग के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का दिन नज़दीक आएगा इसको मूव करने का, ये लोग वापस आ जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हमारा एक राइट है, जो कानूनी राइट है, आर्टिकल 63A के हवाले से हम सदारती रेफरेंस लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तशरीह कर दे 63A की, और आपके इल्म में है कि हमने शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। थर्डली आपके ये भी इल्म में है कि बड़ा सख्त अवामी रद्द अमल आया है उन लोगों की जानिब से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए, जो लाखों लोगों ने उनको वोट दिया, वो वोट वजीर आज़म इमरान खान की अमानत है और अवाम उनको उसके अंदर खयानत नहीं करने देना चाहती। ये वो तमाम तर चीजें हैं जिससे एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो डेवलप हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे जो मुनहरफ अरकान हैं
ये वापस आएंगे और इनको वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज ये रिजाइन करें, रिजाइन करके जाके उन हलकों से दोबारा इलेक्शन लड़ें। पता चल जाएगा कि क्या तरीकाकार अपना रहे हैं। एक तरफ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जो है ना वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। एक वजीर कहता है कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना पड़ेगा, दूसरे दिन दूसरा वजीर कहता है कि कोई आपको नहीं रोकेगा वोट डालने से, आप जाकर ना वोट डालें। मतलब कि वुज़रा की बात भी एक नहीं है, एक तरफ डराते हैं, धमकाते हैं, दूसरी तरफ आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं उनसे। नहीं देखें शादिया, इस हवाले से बड़ा क्लैरिटी से हमारा डिसीजन है। हमें बुनियादी तौर के ऊपर अब आपने ये देखना है कि सिंध हाउस नीलाम घर बना हुआ है, लोगों के जमीरों की नीलामियां हो रही हैं, नोटों की टोकरियां वहां। सुन लें सबूत मैं अभी आपको बताता हूं। सरेआम जो है बोलियां लग रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये जो बाकी अराकीन हैं ये कहते हैं जी कि हमारा ये मसला था, हमारा वो मसला था। ये जो रिजर्व सीट पे खवातीन आई हैं या जो मिनॉरिटी सीट के ऊपर आए हैं, ये तमाम तो नॉमिनेटेड हैं। रिजर्व सीट पे ये को वोट लेके तो नहीं आए। इनका कौन सा जमीर जाग गया, इनको कौन सा चैलेंज है? इनके लिए तो कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ जो है वो पैसा चला है और पैसे के जोर के ऊपर जो है। तो फिर एक इल्जाम है ना फरूख हबीब साहब, सबूत है तो सामने लेके आए। ये तो अभी तक तो सिर्फ एक इल्जाम ही है ना। अब आप ये देखें, मुझे आप ये बताएं कि सेनेट के इंतखाबात हुए, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो आई जिसको खुद उसने तस्लीम किया कि वीडियो उनकी है, वो लोगों को पैसों का लालच दे रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात हुए थे, केपीके के अंदर 17 लोगों को हमने फारिग किया था, उनकी वीडियो सामने आ गई थी, वो भी पैसे पकड़ रहे थे। तो पैसा तो चलता है, पैसे का अंसर भी मौजूद है। पैसे से जरदारी ने उससे पहले भी हुकूमतों को गिराने की कोशिश की है, तो लिहाजा ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है। छांगा मांगा इस मुल्क के अंदर पहले भी हो चुका, अब फिर छांगा मांगा किया जा रहा है और हम अब इसको रेजिस्ट करेंगे पूरी तरह। और हम इसको अवामी रद्द-ए-अमल, अवाम की ओपिनियन के साथ रेजिस्ट करेंगे। और लोग चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमीर फरोशों की और जमीर खरीदारों की हमेशा हमेशा के लिए रास्ता बंद किया जाए। यही वजह है कि हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। और वो लोग जो कि ये अपना मुनहरफ होना चाहते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल 63A के तहत आप लोगों के जज्बात की बुनियाद पर अगर इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ कल सिंध हाउस में हुआ या जो अरकान के साथ उनके घरों में हो रहा है, तो अपोजिशन भी ये बात कर रही है कि बनी गाला का वो घेराव करेंगे, फिर आप लोगों के घरों तक भी उन लोगों के कारकुनान जाएंगे। मतलब ये कि शीशे के घरों में बैठकर तो दूसरों को पत्थर नहीं मारे जाते, आप लोग उनके घरों तक जाएंगे तो अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी आपके घरों तक जाएंगे। फिर नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हो क्या रहा है, वो जमीर फरोशी बंद कर दें, जमीरों के सौदे ना करें, जमीरों की खरीदारी ना करें। आप लोग सबूत ले आए, पहले भी वीडियोस जिस तरह सामने आती रही, आप अब भी कुछ सामने ले आए। शाजिया, ये सबूतों का मामला नहीं है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें, क्या इनके जमीर जो है वो 3.5 साल बाद इनके जमीर जागे हैं? और नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन्होंने करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वहां जाके ये करप्शन खत्म करेंगे? ये जो फसली बटेरों का टोला है, सब इसे जानते हैं, जो ये काम कर रहे हैं ये सबके सामने है और किसी से ढका छुपा अमल नहीं है। और बहुत जल्द वो सबूत भी सामने आ जाएंगे, जो पैसे दे रहे हैं वो सबूत भी छुपे नहीं रहेंगे। और आज जो बिलावल ने एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे, आप कौन होते हैं OIC का इजलास जो है वो रोकने वाले? पाकिस्तान के मुफाद के ऊपर आप अपने जाती मुफाद को कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इजलास बुलाने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, क्योंकि 2 दिन में ये मुद्दत पूरी हो रही है 14 दिन की, वो कह रहे हैं आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, आप लोग इजलास टाइम पे क्यों नहीं बुला रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो इजलास है, इजलास बुलाने के हवाले से तमाम आईनी कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप इसको नोट कर लें। उस हवाले से किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं, इनकी डेस्परेशन देखें, ये किनको खुश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास ना हो? इसका मतलब इनके एहतजाज, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट्स, ये पाकिस्तान के अंदर OIC के इजलास को रोकने के हवाले से है। किस बैरूनी आका को ये खुश करना चाहते हैं इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे के? कभी एब्सोल्युटली नॉट के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये यूरोपियन यूनियन के जो सफरा हैं वो सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके दफा में सामने आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और ये भी लोगों ने देखा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ, नमूसे रसालत के हवाले से, इस्लाम को दहशतगर्दी के जोड़ने के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भरपूर काम किया। यही वजह है कि UN के अंदर 15 मार्च को जो है वो आलमी दिन करार दिया गया है इस्लामोफोबिया के हवाले से। ये वो कामयाबियां जिनको हजम नहीं हो रही और उसके ऊपर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ये OIC का इजलास भी होगा
और इंशाल्लाह पाकिस्तान का और पाकिस्तान का फारूक हबीब साहब, एक बात है, जबरदस्ती ना तो किसी को बुलाया जा सकता है ना रोका जा सकता है। मेरी भी आज 2-3 मुनहरिफ जो आपके लोग हैं उनसे बात हुई, कोई भी वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हीट आप लोगों की तरफ से भी बड़ी जो है ना वो नज़र आ रही है मामलात को ख़राब करने की, उतनी ऑपोजिशन की तरफ से जो है ना नज़र आ रही है। तो हालात अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ इस तरह जाएंगे तो ये मुल्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूंगा, मुझे आप ये बताएं कि कोई इखलाकी जवाब है शाजिया, मुझे आप बता दें। पाकिस्तान के क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, बतौर पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप मुंतखब हुए हैं पीटीआई की टिकट पर, इमरान खान का वोट आप लेकर आए हैं, आपको इतने इख्तलाफात हैं, आप बड़ा ज़मीर जाग गया आप कह रहे हैं, तो आप भाई रिजाइन करें। आप कहें जी हम रिजाइन करते हैं, रिजाइन करके हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, आ जाएं, जिसकी अक्सरियत बनेगी वो आगे हुकूमत बना ले। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जो है वो मुनाफिकत करें, पैसा लेकर पीठ के ऊपर छुड़ा घोंपें, उस हवाले से वो ऐसा नहीं हो सकता। उस पर फिर अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा, लोग अपने गमो गुस्से का बात ज़मीर जागने की। फारूक हबीब साहब, 3.5 साल अगर आप लोगों ने इनके ग्रीवियंसेस सुने होते, तहफ़्फ़ुज़ात सुने होते, तो आज शायद ये नौबत ना आती। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी लीगल एक्सपर्ट से बात कर लें, सब यही बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी पार्लियामेंटेरियन को वोट डालने से नहीं रोक सकता, ये उनका आईनी और उनका कानूनी हक है। हाँ, फ्लोर क्रॉसिंग पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वोट डालने के बाद। ये जो शाजिया, ये जो इंटरप्रिटेशन आप लोग लेते हैं ना, मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा इरादा कत्ल कर ले और खुलेआम धमकियां दे और बंदूकें उठा के लोड करके आपके पास पहुंच जाए, बंदूकें तान लें, तो आप पुलिस इस बात का इंतजार करेगी कि वो पहले मार ले, कत्ल हो जाए, फिर हम इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन उस पर 302 भी तो नहीं लगेगा ना। सुन लें, 302 का नहीं भी होगा, लेकिन कानून बनाया जाता है, डेटरेंस क्रिएट की जाती है उस जुर्म को रोकने के हवाले से। कानून का मतलब ये नहीं है कि जिसका दिल चाहे वो जुर्म करता रहे, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान तो जराइम की माजगा बन जाएगी, फिर किसी के अंदर कानून का खौफ ही नहीं होगा। तो लिहाजा इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ये ना आप जस्टिफाई कर सकती है ना मैं कर सकता हूं। हम सबको इस फेल की, इस अमल की खुलेआम मुखालफत करनी चाहिए कि आप कैसे एक पार्टी के टिकट पे मुंतखब होते हैं, मुंतखब होकर आप कहें जी नहीं हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, हम फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, उसके बाद आप हमारे ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगा लें। ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये कानून की स्पिरिट ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये बुनियादी इखलाकी वज़रा को भी आप लोग टास्क दे रहे हैं नाराज लोगों को, मुनहरिफ लोगों को मनाने का। देखें, वो राब्ता तो जाहिर बात है, हमारा काम है लोगों को एंगेज करना, और राब्ता जो है वो हमारे राब्ते हैं, राब्ता हमने किया भी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो अराकीन है, इनमें अराकीन में से बहुत सारों ने हमसे राब्ता भी किया है, उनकी फैमिलीज की तरफ से दबाव आ रहा है। आज वो दौर नहीं है कि छांगा मांगा का दौर था, टीवी मौजूद नहीं था, सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, आप जो दिल करते थे कर लेते थे, खामोशी से किसी को मालूम नहीं होता था। अब लोग जो हैं बड़े बाशऊर हो चुके हैं और लोग ऐसी जमीर फरोशी को। फारूक हबीब साहब, आप लोगों ने 3.5 सालों में, स्पेशली पिछले 2 सालों में तो तरीन ग्रुप को आप लोगों ने सीरियस लिया नहीं। आप लोगों को शायद इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तरीन ग्रुप भी इस हद तक जा सकता है, उल्टा आप लोग ऑपोजिशन को पड़ जाते हैं। आप लोगों ने तो अपने लोगों को नहीं संभाला। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर देखें, तरीन ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि ये अपनी जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, अल्टीमेटली जो है वो इनमें से बहुत सारे जो है वो वापस भी आएंगे, आपके सामने वापस आएंगे। और हुकूमत भी कहीं नहीं जा रही, वजीर आज़म इमरान खान अपने 5 साल पूरे भी करेंगे, आइंदा 5 साल के लिए भी वजीर आज़म होंगे। और आपने अवामी रद्द-ए-अमल देख लिया, हमारा वर्कर जो है वो चार्ज हो गया है, और जब ये किसी ऐसी चीज को हिट करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है इस हवाले से, वो आवाज उठा रहे हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, मुल्क के अंदर माशी सरगर्मियां अरूज पे चल रही हैं, वो डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जिस रोज़ से सिंध हाउस से मुनहरिफ अरकान सामने आए हैं,
जोड़ तोड़ की जो सियासत है ये थोड़ी नीचे चली गई है, क्योंकि असम्बली में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मतलूबा अरकान की तादाद अब ज़रूरत से ज़्यादा है और इनमें अभी तक इत्तेहादियों का कोई रुकन शामिल नहीं है। अभी जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी कोई वाज़ेह साइड नहीं ली है, लेकिन इनके जो राजा रियाज साहब हैं वो मुनहरिफ अरकान में पेश हैं और सिंध हाउस में मौजूद हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का अभी तक फैसला इसलिए भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर ये भी तहरीक इंसाफ से इनहराफ कर दें तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जहांगीर तरीन इलाज के लिए इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। क्या इनके ग्रुप के फैसले की ताख़ीर की वजह यही है या फिर अपने वोटर्स का दबाव है? क्यों तरीन ग्रुप को फैसला साजी में इतनी देर हो रही है? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद को पेश करने के लिए जो इजलास बुलाना है उसूली तौर पर तो 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। किस करवट बैठेगा जो तरीन ग्रुप है इनका ऊँट? उन्हीं से बात कर लेते हैं। औन चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तरीन ग्रुप के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया औन चौधरी साहब आपका। औन चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत अब राब्ते कर रही है मुनहरिफ अपने जो लोग हैं जो सिंध हाउस से सामने आए उन लोगों से भी, और ये भी कहा जा रहा है कि तरीन ग्रुप के जो लोग हैं, स्पेशली आपसे जो कल परवेज़ खटक साहब ने राब्ता किया, और भी लोग बड़े राब्ता कर रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं? आप लोग क्यों अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं? जी शादिया, बिल्कुल मुझे कल रात को खटक साहब की कॉल आई और हमारी बड़ी डिटेल बात हुई, और खटक साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने हमें पूरी सिचुएशन बताई और मेरे से भी पूछा। मैंने कहा हमारा इजलास हुआ है, आज मशावरत हुई है और हम तरीन साहब के साथ मशावरत में हैं। वो भी ऑनलाइन हमारे साथ इजलास में होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ अपने जो भी आप फैसला करें उसको होल्ड करें और उसको बड़ी ज़िम्मेदारी से आपने अपने फ़ैसले करने हैं। और मैंने उनको बाकायदा ये श्योरिटी दी है कि जब हमारा कोई भी फ़ैसला होगा और वो तरीन साहब की मर्ज़ी से होगा और हम उनके साथ मशावरत करके ही कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन होल्ड करें कब तक? और डिटेल में बात हुई, क्योंकि कुछ हमारे देखें मेरी एक्चुअली उनसे एक और जो इशू था उस पर बात हुई, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त थे वो नाराज़ हैं, वो थोड़े उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज भी किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे मेक श्योर कराया कि मैं ये उनसे पंजाब हुकूमत से रब्ता करके आपके दोस्तों के जो भी उनके मुतालबात हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनका कहूँगा और वो मेरे ख्याल से हमारे साथ रब्ते में हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तरीन साहब हमारे जब जो भी इजलास में जो मशावरत हम अपने हर मेंबर से पूछते हैं, उसकी राय लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, और इसमें मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत से जीत के आए और पार्टी में आए हैं, तो हमें उन सब की मशावरत लेनी पड़ती है और हम जो भी हम फैसला करेंगे उसमें तरीन साहब का फाइनल डिसीजन होगा। जी, लेकिन कब तक ये फैसला होगा? जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए जो इजलास बुलाना है, जो आईनी कानूनी तौर पर तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होता है, जो 21 दिन को ही 14 दिन पूरे हो रहे हैं। ज़ाहिर है आप लोगों को तो तब तक अपना फैसला करना है ना, इतनी देर क्यों हो रही है? देखें, कबल अज़ वक्त तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा, इजलास कब होगा, ये तो मरकज़ में पता है वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये कि हमारी मशावरत जो है, हमें चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी रब्ता किया, हम उनकी तरफ गए, हमारे बड़े मोहतरम हैं, मेरा बड़ा एहतराम का इज़्ज़त का रिश्ता है उनके साथ, और हमजा साहब भी हमारे घर तशरीफ़ लाए, तरीन साहब के घर आए और बातचीत करना। देखें, सियासी लोग हैं, बातचीत करना सबके साथ, सबके दरवाजे खुले हैं। हमारी पार्टी के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, हमारे दोस्त हैं, हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, वो मेरे भाइयों की तरह हैं, उनसे भी मेरा आज सुबह रब्ता हुआ है, तो हमारे राब्ते हैं। ये नहीं कि हमने कुछ दरवाजे बंद कर दिए हैं, हम राब्ते में हैं, हम अपना फैसला करेंगे, हम अपने दोस्तों से मशावरत कर रहे हैं और उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ग्रीवियंसेस हैं आप लोगों के, अब जो हुकूमती लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, क्या वो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं? ज़ाहिर है आप लोगों से बहुत से लोग कहते हैं तरीन साहब के साथ ज़्यादती हुई, औन चौधरी जो इतने पहले दिन से इमरान खान के साथ है, औन चौधरी के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, तरीन साहब के साथ बड़ी ज़्यादती, मतलब कि जो ग्रीवेंसेस हैं, आप क्या समझते हैं ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का टाइम अगर गुजार भी ले, ये ग्रीवेंसेस आप लोगों के जो है वो दूर हो सकेंगे? सियासत में थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ता है और जो भी फैसला करेंगे सब सोच समझ के करेंगे। ग्रीवेंसेस हैं
और तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं पंजाब में जो हुआ, पंजाब में जो होता रहा, मैं तो ख़ुद पर्सनली प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म भी करता रहा, लेकिन ठीक है उनके जो फ़ैसले हैं वो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हैं, लेकिन यह है कि बड़ा दिल रखना चाहिए। सियासत में हो जाती हैं चीज़ें, गुजर जाती हैं, वक्त भी गुजर जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान के बातें याद रह जाती हैं, लेकिन यह कि वे फॉरवर्ड यही है कि आप आगे की सोचें, आगे के फैसले करें। लेकिन क्या तरीन ग्रुप ये तो फैसला कर चुका है कि जब तक बुज़दार को नहीं हटाएंगे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते इस हुकूमत के साथ? शाजिया, मेरी खटक साहब से रात को इस बारे में बड़ी डिटेल बात हुई जो मैं अभी ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कुछ बातें हमसे बड़ी वाज़ेह तौर पे मेरे से की हैं और वो भी चंद एक रोज़ में सामने आ जाएंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें कहा कि आप अपने फ़ैसलों को सोच समझ के करें और पंजाब के हवाले से भी उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको भी मुशावरत में रखेंगे, कोई भी ऐसा बड़ा फ़ैसला अगर करेंगे तो आप लोगों की मुशावरत, आप लोगों के डिसीजन को देख के हम लोग आगे कोई स्टेप लेंगे। तरीन साहब कब वापस आ रहे हैं? तरीन साहब का जी रूटीन चेकअप हो रहा है और देखें हफ्ते में 1-2-4 दिन में उनका एक फ़ाइनल चेकअप है और उसके बाद डॉक्टर से वो परमिशन लेंगे कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ही विल बी बैक मैक्सिमम इन अ वीक और अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। अलीम खान भी आपके साथ हैं कि वो सेहतयाब हो। जी, अलीम भाई भी राब्ते में हैं और वो मेरे साथ बिल्कुल रब्ता रखते हैं, उनकी तरीन साहब से भी रब्ता है और जैसे ही कोई आगे चीज़ मज़ीद बढ़ेगी तो हम दोबारा अपना एक इजलास, बल्कि वो कह रहे थे कि वो हमारी तरफ नहीं, हम अब वो आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारा एक मुश्तरका इजलास भी शायद वो अगर कहेंगे तो हम मुश्तरका इजलास करेंगे। सही। जो कल मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और ऐड करना चाह रहा था। जी, देखें शाजिया, सियासत में आप अपने जो नाराज़ हुए दोस्त होते हैं उनको आप करीब लेके आते हैं। ये नहीं करते हैं कि आप उनको बंद कमरे में दीवार के साथ लगा देते हैं। सियासत में आप देखें, आप जब हुकूमत में आ जाते हैं तो आप फादरली फिगर की तरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, और आपको अपने MNAs को, आपको किसी ऐसी पर्सनैलिटी को आगे करना पड़ता है जो इन MNAs को इनके तहफ़्फ़ुज़ात, इनकी जो जायज़ मुतालबात हैं, इनके हल्के के मुतालबात हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो ये आई थिंक ये उनका लावा पकता रहा 3 साल और वो उनको इग्नोर किया गया, तो उसका ये रिज़ल्ट है। लेकिन फिर भी अभी भी देयर इज़ नेवर लेट, आप उनको मनाना चाहिए, उनको आपने शोकास दिए हैं, ठीक है, उनको सुने और अगर वो समझते हैं और उनको करीब करें। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अपने जो नाराज़ दोस्त हैं सियासत में, जो आपके घर के लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, वो आपसे नाराज़ बैठे हैं और खुल के सामने आ गए आपके, ये बड़ी तकलीफदेह बात है, लेकिन उनको मनाना चाहिए, बजाय कि ये गाली गलोच करने से। ये जो सिंध हाउस पर कल जो कुछ हुआ, मैं कहता हूं कि जिस तरह PTI के वर्कर्स ने किया, उनमें 2 MNAs भी शामिल थे, क्या ये हुकूमत की बुखलाहट है या हुकूमत ये समझ चुकी है कि अब शायद उनकी हार हो चुकी है, अब डराने से धमकाने से अगर बात बन जाए तो ठीक है? देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं पास करता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। आपको अपने ऐसे जो ठीक है, वो भी एक यूथ के लोग हैं और हमारे यूथ के लड़के हैं, वो जोशीले हैं, लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहिए। आप एक तरीक़ेकार है उसके साथ जाएं और उनको मनाएं अगर वो आपके पास आते हैं और आप उनको साथ लेके चलें। ये कोई अच्छी पिक्चर नहीं दे रहे हम सियासत में कि अच्छा एक सबसे बड़ी बात PTI का ये कल्चर नहीं था, समझ लेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी आप अपने लोगों को उनको तरीके से उनको मनाएं, उनके ग्रीवेंसेस दूर करें। अभी कोई कुछ देर नहीं हुई है, आप अपने लोगों को करीब लाना चाहिए। आपके जो नाराज़ दोस्त हैं उनको आप मनाएं, उनको ऐसे लोगों को दें जो उनकी सुनते हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करें। उन लोगों को आप आगे ये क्या आप भी समझते हैं बड़ा अरसा आप कहें कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को मशवरे देने वाले जो है ना, वो शायद वो उनके साथ सिंसियर नहीं है। उनके मुशीरान पर बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अब तक जो भी नुकसान उठा रहे हैं वो सिर्फ इनके मुशीरों की वजह से है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद समझते हैं और 3 साल में देख लें कि वो जो भी उनके सियासी मुशीर हैं और जो हुआ है और जो
जो 2 दिन में हुआ है और जो नतीजा निकल रहा है, तो उनको खुद समझ है, वो सब कुछ देख रहे हैं ऊपर से कि क्या यहाँ होना चाहिए था और क्या किस चीज़ की वजह से ये हुआ है। ऐसी कहीं ना कहीं तो कोई कोताही है कि हमारे ये सियासी लोग हमसे दूर हो गए हैं और ऐसे जगह पे खड़े हो गए कि आपके सामने खड़े हो गए, आपकी मुखालफत में खड़े हो गए आपके सामने, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। तो इसलिए इस पे देखना चाहिए और बिल्कुल उन मशीरों को मेरे ख्याल से पूछना चाहिए उनसे और उनको खुद पता होना चाहिए कि मेरे किस मशीर की क्या गलती है और कौन मुझे मिसगाइड करता रहा है और कौन मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा और चौधरी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? आज बिलावल कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में आपने 21 तारीख तक इजलास नहीं बुलाया हम OIC नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम अंदर ही जो है ना वो धरना देकर बैठ जाएंगे। मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, ऐसे नहीं होगा। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बिलावल ने कहा है, मुझे लोगों ने बताया है और कमेंट भी दिया है, पर मैं ये बताता हूँ मुझे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। इसलिए मैंने वो इस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे ना कि स्पीकर साहब जो है क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, 14 दिन पूरे होने वाले हैं, आप इजलास बुलाएं, आप इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं? अगर आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो हम ये भी नहीं होने देंगे। नहीं, वो ये होने देंगे। कोई ऐसी पीपल्स पार्टी इतनी एडवेंचर ऐसी नहीं करती। देखें, OIC रियासत का मामला है, हमारा झगड़ा हुकूमत का मामला है, आपस का अंदरूनी झगड़ा है। बिल्कुल सही। हम क्यों मुख्तलिफ ममालिक के और OIC के, जिधर पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन जिस इदारे में पाकिस्तान की है वो OIC है, तो उसमें क्यों हम ये गड़बड़ करेंगे? और बिलावल को तो मैं देख रहा हूँ अगले 2-3 हफ्ते में इंशाल्लाह वज़ीर खारजा पाकिस्तान का और बड़ा। आप अगले 2-3 हफ्ते में बिलावल भुट्टो को आप पाकिस्तान का वज़ीर खारजा देख रहे हैं? कम से कम क्या बिलावल भुट्टो इतना बड़ा ओहदा अभी संभाल सकते हैं? उनके तजुर्बे को देखकर मैं बात कर रही हूँ, अभी उनका उस तरह तजुर्बा भी नहीं है, वो उनकी उम्र भी नहीं है, तो ये बहुत उनकी वालदा इस उम्र में प्राइम मिनिस्टर थी और वो बॉस थी फॉरेन मिनिस्टर, और उनके ये जो नवाज शरीफ इतने जिनको जाले हैं और फॉलोअर्स हैं और मर मिटने वाले मतवाले हैं, जो 2 दफा जेल तोड़ के भागे हैं, एक दफा 1999 में, हाँ। एक दफा अभी 2 साल हुए, और नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे इस उम्र में, सारे पंजाब के सबसे बड़े सूबे के। तो ये बिलावल, तो ये सब चीजें तय हो चुकी हैं, कौन वजीर खारजा होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन वजीर खजाना होगा, ये मामला तय पा गए चौधरी साहब? तय पा नहीं किया, कुछ नहीं इतनी जल्दी इतना होता, पर जो इम्कानात है उनमें अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो जाती है, जो अब तो लगता है कि हो जाएगी, क्योंकि वो जो उनके एलाइज भी कुछ उनके नवाज इमरान खान के वो भी हट रहे हैं, और फिर राजा रियाज बरमला कह गए कि हमें और भी आ सकते थे, 24 हम आ गए, पर इससे ज्यादा टिकट देने की गुंजाइश नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के पास, तो इसलिए हम 24 पे रुक गए। अब ये कह देना साफ ही कि हम टिकट पे बिके हैं सारे, ये तो यही कहा है ना, ये तो सौदेबाजी हो गई, ये तो ब्राइबरी हो गई।
ये तो इलीगल हो गया और सारा इनका खेल नून लीग का। अब वो मतलब एक और, लेकिन जिस तरह ये सब लोग सिंध हाउस से सामने आए तो सब लोग यही कह रहे हैं, हुकूमत तो यही बात कर रही है कि जरदारी साहब ने 20-20 करोड़ रुपए दे के इन लोगों को वहां पे रखा हुआ है, इन लोगों के जमीर खरीदे हैं 20-20 करोड़ दे के, और हुकूमत तो ये इल्जाम लगा रही है। जरदारी साहब पे हुकूमत लगा रही होगी इल्जाम, हुकूमत का तो काम है गलत इल्जाम लगाना। मैं तो इल्जाम की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो इकबाल की बात कर रहा हूँ, इतराफ की बात कर रहा हूँ। वो राजा रियाज ने तो बिल्ली थैले से ही निकाल दी। वो कहता है कि तो टिकट जितने थे उतने हमारे बंदे जमा हो गए और इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। सही। तो मुमकिना तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, मुमकिना तौर पर वो शहबाज शरीफ ही होंगे। अगर देखो मौलाना को तो कोई मेरा नहीं ख्याल वजीर आजम बनाता है। वो कह रहे हैं सदर पाकिस्तान होंगे मौलाना सदर पाकिस्तान हो गए तो अच्छा, जो चुप लग गई है आपको सुन के, बातें ज़हन में आती हैं, पर अब मैं करना नहीं चाहता हूँ। बातें सच है और बातें रुसवाई की है। क्या है सर? मैं बातें जो नहीं कर रहा, हाँ, कमेंट नहीं कर रहा मौलाना के, तो सर करें ना, कमेंट तो कर ही सकते हैं आप। नहीं मैं करना नहीं चाहता। तो बातें मतलब है कि काम ना कहीं खराब हो जाए ऑपोजिशन का है। इधर सारा कुछ ही इतनी सख्त बातें हो रही हैं, इतना लोगों का डेसिबल लेवल कॉन्वर्सेशन का इतना बढ़ गया है, चीख चिल्ला के एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो जरा हंसी मजाक के लेवल पे ही रखना चाहिए। अच्छा, ये हंसी मजाक के लेवल पे रखें। पंजाब में वजारत आला मिल रही है परवेज इलाही साहब को? पंजाब में परवेज इलाही को वजारत आला हर कोई देने को तैयार है। नून लीग मान गई है? नून लीग तैयार है देने को? नून लीग भी तैयार है। अच्छा, हाँ, नून लीग को तो कह रही है, नवाज शरीफ ने जो पैगाम अपने और जो जस्टिफिकेशन दी है इसकी और अपने साथियों को मनाने की, कि जो बात भी हो वो मानो, जिसकी बात भी, एमक्यूएम के भी सारे मुतालबात मानो, उसका पीपल्स पार्टी को पैगाम है, सब कुछ मानो। हाँ। हर कोई जरदारी साहब से क्यों गारंटियां मांग रहा है? हर किसी का सब से जो मांगते हैं उनको सब कुछ दो, एक इमरान खान को हटाओ। अच्छा, हर जरदारी साहब हर एक को गारंटी देने के लिए तैयार हैं? हर कोई जरदारी साहब से गारंटी मांग रहा है? ये मैं कह रहा हूँ कि ये नवाज ने जो पैगामात भेजे हैं, हाँ, और जो तसल्ली दी है उसको बोनस इलाही को, अच्छा, यही तसल्ली दी है कि हम बिल्कुल आपके साथ, आपकी वजारत आला के साथ, वजारत आला के साथ है हम, हमारा एक है, मतलब कि कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हैं इमरान खान को घर भेजने के लिए सारी ऑपोजिशन। हाँ, ये तो बिल्कुल इस पे वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा, तरीन ग्रुप कोई फैसला नहीं कर पा रहा है अभी तक? उनके इजलास ही चल रहे हैं अभी तक तो। तरीन ग्रुप अकेला साथ आ जाए और इत्तेहादी छोड़ जाए तो तब भी बात तो नहीं बनती है इमरान खान। नहीं, इमरान खान, आप देखें जो 14 लोग सामने आए हैं वही साथ मिल जाए तो फिर भी किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, 14 नहीं, 24 जो 24 के नाम लेता है ना। हाँ। राजा रियाज के 24 टिकट मिले हैं। हाँ। मुस्लिम लीग नवाज। सही। अब टिकट मिले या टिकट पे वोट, टिकट भी आप मतलब है वोट ही बेच रहे हो ना। टिकट पे वोट बेचो या कार लेके बेचो, टिकट लेके बेचो या कार लेके बेचो या प्लॉट लेके बेचो, सही, या पैसा लेके बेचो, इसमें फर्क तो कोई नहीं ना।
सही। ये तो उन्होंने एतराफ किया खुद अपनी जबान से, और इलेक्शन कमीशन खबर नहीं सो रही है, गहरी नींद सो रही है। तो इस पर क्या एक्शन हो सकता है? वोटिंग से रोका जा सकता है? वही तो पूछ रही हूँ। नहीं, वोटिंग से रोका नहीं जा सकता, वोटिंग से किसी को नहीं रोका। मुझे बताएं चौधरी साहब, ये आर्टिकल 163A में अबहाम क्या है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाकर और तशरीह करवाने की जरूरत पेश आ रही है? अब मैं आपको बताऊं 2-4 चीजें हैं, उसमें बड़ी क्लियर चीज है। एक तो क्लियर है कि जो वोट 3 मामलात में पार्टी के खिलाफ देगा, वो अपनी सीट खो देगा। वो कौन से 3 मामलात हैं? अगर कोई मनी बिल या बजट का प्रपोजल हो, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो, और तीसरा ये इलेक्शन या वोट फॉर दी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो वोट फॉर और अगेंस्ट, यानी नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस देने वाले। ये वोट है वो है जिन पे अगर आप पार्टी के खिलाफ जाते हो तो आपको पार्टी हेड। अच्छा, अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दें। अगर आप इनके खिलाफ वोटिंग में जाते हैं तो आप डी-सीट हो जाएंगे, मतलब ये हुआ कि वोट दे देंगे, वो वोट काउंट हो जाएगा, बाकी सारी कार्रवाई बाद की बात है। हाँ, वो बात की है, वो लिखा हुआ है 63 में, मैं बताता हूँ आपको। वोट देगा तो उसके बाद ही डिस्क्वालीफाई होगा ना, वोट दिए बगैर तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वो अगर वो जब वोट देगा तो जुर्म होगा, वोट देगा ही नहीं तो जुर्म कैसे वो होगा? वो जुर्म नहीं होगा। अच्छा, जब वोट दे लेगा एक पार्टी के मंशा के खिलाफ, तो ये तो अब तय हो गया, सबको पता हो गया, सबके सामने उसने वोट डाल दिया खिलाफ। अब जब वोट उसने खिलाफ डाल दिया तो उसके बाद पार्टी हेड उसको नोटिस देगा और उसको कहेगा तुम मेरे सामने आके एक्सप्लेन करो कि क्यों तुमने ऐसा किया पार्टी के। वो उसके पास 2 दिन का नोटिस देगा मिसाल के तौर, वो जाएगा और पार्टी हेड को मुतमईन नहीं कर सकेगा। वो मुतमईन नहीं कर सकेगा तो पार्टी हेड इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखेगा, जो पूरी इलेक्शन कमीशन को बिठाएगा 5 के 5 मेंबर्स, और नोटिस देंगे उस MNA को या सेनेटर या MPA को क्या के बताओ, जस्टिफाई करो कि तुमने ये क्यों किया। सही। वो फिर उसका एक ट्रायल चलेगा। वो अगर 7-8 दिन का नोटिस देगा इलेक्शन कमीशन, तो ये पहले दिन जाके कह देगा सपोजिंग ये चलाना चाहता है कि मेरा वकील, मैंने अभी नहीं किया, मैं वकील करूंगा, तो वकील के लिए करने के लिए 5-10 दिन मिल जाएंगे। 5-10 दिन पहले हो चुके होंगे तो 3-4 हफ्ते से पहले तो ये फैसला ही नहीं हो सकता कि वो मेंबर उसने मतलब मेंबरशिप उसकी खत्म होनी चाहिए। और आइन में बिल्कुल ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस दिन फैसला देगी इलेक्शन कमीशन, जिस दिन वो फैसला देगी उस दिन से वो डिस्क्वालीफाई होगा। अच्छा, लेकिन तब तक जो उनका मोटिव था वो तो पूरा हो चुका होगा ना चौधरी साहब? वो तो पूरा हो चुका नहीं, और फिर वो उस वक्त तक अगर 1 महीने बाद वो फाइंडिंग देती है इलेक्शन कमीशन, तो उस सारे वक्त वो MNA रहेगा, वो कमेटीज में हिस्सा ले सकेगा, वो जो वोट करने और दीगर वोट आते रहते हैं पार्लियामेंट में, वो उनपे बहस कर सकेगा, उनपे वोट दे सकेगा। वो निकाला जाएगा, अगर निकाला गया तो 1 महीने तकरीबन कम अज कम, उसके बाद अगर उससे भी ज्यादा। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। सारी उसका वोट काउंट होगा, उसका वोट काउंट होगा। तो फिर समझ नहीं आ रही कि इतना सब कुछ वाज़ेह होने के बावजूद हुकूमत को तशरीह करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? आखिरी सवाल का जवाब दे दें चौधरी साहब। इस सारी सूरत हाल को देखकर लगता है कि इदारे न्यूट्रल ही हैं? इदारे न्यूट्रल कोई नहीं होते। नहीं, फजल रहमान ने जब कहा कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, उसका मतलब है इदारे न्यूट्रल हो गए। इदारे न्यूट्रल नहीं होते, उसका मतलब ये था कि इदारे हमारे साथ आ गए। इदारे अब उनके साथ है। तो जब हुकूमत ये कहती है कि इदारे न्यूट्रल हैं तो इसका ये मतलब है कि इदारे उनके साथ है? हाँ, जब हुकूमत ये नहीं कहती, सिर्फ हुकूमत, ये जब अपोजिशन ये जो
ये मौलाना फजलुर रहमान जब कहता है कि इदारे न्यूट्रल हो गए, अपने लोगों को तसल्ली दे रहे हैं भी अब इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, अब हम मार गिराएंगे शिकार को। असल में वो कह रहे हैं इदारे हमारे साथ हो गए। सही मरियम या शहबाज शरीफ जब कहते हैं इदारे न्यूट्रल हो गए तो असल में वो कह रहे होते हैं ओ सुन लो अल-ऐलान, इदारे अब हमारे साथ है। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।